हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इकोनॉमिक्स का पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब 12th में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम मेन कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर उसके बाद स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स में या कहाँ कहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑब्वियस है जहाँ किसी की एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वही है ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस। देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और थोड़ा सा हमने मैक्रो के बारे में भी पढ़ा है। अब हम इनकी रिलेशन पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। फिर सम बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसमें। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, इसकी कैटेगरीज क्या है, कैपिटल गुड्स क्या होती है, डिफरेंस क्या है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए बेटा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या होती है, वो इंडिविजुअल पर्सन से डील करते हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ठीक है, यानी कि छोटा, बहुत छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो जब हम वाइड की बात करें, मैक्रो की बात करें, तो हम इसमें होल इकोनॉमी की बात करते हैं। मीन्स कि जैसे अगर आप डिमांड ऑफ द कंज्यूमर देखते हैं तो आप एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है। बट अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो मतलब बहुत सारे कंज्यूमर की एक साथ डिमांड, तो वो किस में होगी, हमारी होल इकोनॉमी को ऐड करेगा, तो वो हो जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं। द वर्ड माइक्रो हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। देखिए बेटा, चाहे वो मैक्रो वर्ड है या माइक्रो वर्ड है, दोनों ही ग्रीक लैंग्वेज से लिए हैं, जिसका मतलब होता है माइक्रो में स्मॉल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा, ठीक है। और जो मैक्रो होते हैं उसका मतलब क्या होता है, बिग, यानी कि बड़ा। सो द वर्ड मैक्रो हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड लेते हैं। तो इसमें आ जाता है स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसमें क्या करें, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल पर्सन में आपका डिमांड आ जाएगा। हर पर्सन की अलग अलग डिमांड होती है। प्रोड्यूसर में हर प्रोड्यूसर जो होता है वो अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात आ जाती है। बट जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो इसमें हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि सबकी डिमांड को एक साथ लेके चलना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं होल इकोनॉमी की। अगर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सच इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ऑनर्स एंड बिजनेस फर्म्स। इंडिविजुअल की बात हो रही है, कंज्यूमर इंडिविजुअल होते हैं, रिसोर्स ऑनर जो वो इंडिविजुअल है, हर एक बिजनेसमैन की अलग बिजनेस फर्म है। और बट हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को लेके चलते हैं। इसमें हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की। क्लियर। अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब्जेक्ट मैटर कौन से हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ मनी। तो देखिए बेटा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर मनी के बारे में जाना जाता है कि फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, इसके प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, कंटीजेंट फंक्शन क्या है, और ये आगे जाके आपका पूरा एक चैप्टर भी है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मनी में बात करने की बात की है, जैसे देखो बेटा, हम होल इकोनॉमी की बात करें तो सारी इकोनॉमी में मनी का तो यूज़ होता ही है, इसलिए हम इसमें क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं।
द बैंकिंग सिस्टम एंड इट्स पॉलिसी आर द इम्पॉर्टेंट इशू दैट इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं मनी की, और मनी सप्लायर कौन होता है? हमारे बैंक। तो हम बैंक के बारे में भी पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, और हम इनकी पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए होल इकोनॉमी है तो ऑब्वियस है कि सारे लोग काम करेंगे तो ये जो है वो डेवलपमेंट होगा। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, इसलिए हम क्या बात कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम की, कि कितना नेशनल इनकम है उसकी एक इकोनॉमी की, तो पता चलता है कि वो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, या फिर डेवलप्ड कंट्री है। सो अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम दैट इज इट्स मैथड, इट्स मेजरमेंट, इट्स एग्रीगेट आर स्टडी थॉरोली। हम इसमें पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट प्रोवाइड्स वेरियस मैथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम लाइक प्रोडक्ट मैथड, इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड। इन सब मैथड के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं, तो उसी की थ्योरी के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द ग्रोथ प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो बता रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं कौन? अंडर डेवलप इकोनॉमी। द स्टडी ऑफ पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मैथड ऑफ कंजप्शन, ये सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं किसमें? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, तो हम ग्लोबलाइजेशन में किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड की। तो जब एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है, या कितने लोगों जो है उसमें अर्न कर रहे हैं, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक्सपोर्टर हो गए हमारे, या फिर हम NFI की बात करें कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, की बाहर से कितना पैसा आ रहा है, तो ये सारा किससे रिलेटेड हो जाता है? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी द ट्रेड प्रॉब्लम्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, टैरिफ, कोटा, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देन नेक्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखिए बेटा, ये जो आपकी थ्योरीज है, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि थ्योरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो भी यही है, और स्कोप पूछा जाता है तो भी हमारा यही है। तो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल का मतलब हो जाता है कि जितने भी चेंजेस आते हैं प्राइस लेवल पे कम, जिससे होल इकोनॉमी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स विच अराइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, लाइक प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जो वर्ड्स हैं इनको मैं आगे आपके चैप्टर सेंगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो मतलब प्राइस हाई हो जाना, और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लो हो जाना। आर द मेन इशू विच आर स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन है बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी। बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो बजट होता है वो नेगेटिव जाता है, और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जो गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो अपना बजट जो है उसको जो मान के चले डेफिसिट हुआ है उसको उसकी भरपाई कर सके फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। In the emergence of globalization and privatization, budgetary deficit and fiscal policy of government have become important issue, और इनके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देन इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसके अंडर आती है? RBI के अंडर आती है। ठीक है, और जो RBI होता है वही डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंक कितने इंटरेस्ट पे लोन देगा किसको? कस्टमर्स को। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ RBI फॉर्मुलेटेड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। मनी को कंट्रोल करने के लिए की जाती है। इसके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल मीन्स फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब बूम पीरियड होता है, कभी रिग्रेशन पीरियड होता है। बूम पीरियड मतलब जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, रिग्रेशन मतलब जब बहुत डाउन चला गया, जैसे कोरोना वायरस की वजह से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये सब क्या था? ये था मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि वाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अपने एज अ सब्जेक्ट और एज अ टॉपिक? सो सिंस द पब्लिकेशन ऑफ J.M. केन्स बुक। देखिए जो केन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, इसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है और इसके अलावा इसने बहुत सारी थ्योरीज भी दी है, जैसे जो मॉडर्न थ्योरी आई है एम्प्लॉयमेंट की उसके बारे में। इसने बुक लिखी है हमारी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936 मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ गेन ग्रेटर पॉपुलैरिटी। बता रहा है कि केन्स की बुक पब्लिश होने के बाद, जिसका नाम क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, लोगों ने समझा कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एक्सप्लेन। फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी के काम करने में हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करती है। कैसे मदद करती है, क्योंकि ये हेल्प करती है समझने में किस चीज़ को, फंक्शन ऑफ इकोनॉमी को, कि इकोनॉमी को क्या काम करना है, इकोनॉमी में क्या काम होना चाहिए क्या नहीं। इट गिव्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ द फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक यूनिवर्स। बताती है, क्या बताती है कि एक आपको आइडिया देते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक यूनिवर्स में हमें क्या काम करना है क्या नहीं। आवर मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री। जो मेन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती है कि भाई हमारी इनकम जो है वो हाई है या लो है, आउटपुट है जो हम बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हम इतना कर पा रहे हैं, सफिशिएंट है कि हम अपने कंट्री में भी यूज़ कर सकें, और आगे भी एम्प्लॉयमेंट की बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, जनरल प्राइस लेवल की बात की है। सो दीज वेरिएबल्स आर स्टैटिस्टिकली मेजरेबल एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपरली। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए, और इन सब पॉइंट को हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। देन है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, बट जब हम इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल को एक साथ कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिविजुअल ना रह के वो मार्केट डिमांड हो जाती है, फिर एग्रीगेट डिमांड हो जाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके थ्रू हम मैक्रो तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन से हो रही है। ठीक है। सो इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कैसे, मार्केट में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है तो जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो भी उसी चीज़ की डिमांड करता है, तो ये इस पे डिपेंड हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा इंडिस्पेंसेबल फॉर एक्यूरेट नॉलेज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमें कोशिश करती है कि हमें कैसी नॉलेज मिले, एक्यूरेट नॉलेज मिले। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अ प्रॉपर एंड एक्यूरेट नॉलेज ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ द वेरिएबल्स। It would be incorrect to say that the behavior pattern of the forest is an entity in itself। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमें मदद करती है बिहेवियर पैटर्न को समझने में, और साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिले, एक्यूरेट नॉलेज मिले। देन है इकोनॉमिक प्लानिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी। मैंने बताया भी आपको कि ये जनरल प्राइस लेवल में मदद करती है, एम्प्लॉयमेंट में मदद करती है। तो जब आपको इनकम के बारे में पता चलेगा, नेशनल इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलेगा, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाएगी। जैसे अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब देने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगी उनको, ताकि उनको ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उनको दूर कर सके। तो इस तरह से उसने किस में मदद करी, इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। देन इट ऑल्सो हेल्प इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवर पॉपुलेशन, अंडर प्रोडक्शन। इसके बाद अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी कि जो है परचेजिंग पावर लोगों की ज़्यादा है, प्राइस बहुत हाई हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से पैसा लेने की कोशिश करती है, जैसे अपनी सिक्योरिटी सेल कर देती है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है ताकि लोग मार्केट से पैसा ना उठा सके। तो ये सब चीज़ें भी हमें कब पता चलेगी, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। देन स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा मदद हमारी किस में करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम को स्टडी करने में, कि किस कंट्री की कितनी नेशनल इनकम है। उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कंट्रीज़ को, डेवलपिंग, डेवलप, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में। ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन ऑल कंट्रीज इट इज़ ओनली थ्रू द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम दैट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज नोन। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेशनल इनकम होती है उसके थ्रू ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक सिचुएशन का पता चलता है। और ये हम किसके बारे में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं इसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन
स्टडी ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। देखिए बेटा, अगर जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, कंज्यूमर पे पड़ता है कि प्राइस हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ मनी हैज़ बीन अंडर गोइंग वाइड फ्लक्चुएशन, बताया चेंज होती ही रहती है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, वेयर इज राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड डिफ्लेशन। देखो फॉल इन मनी होगा तो क्या होगा, लोग की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोग उसको ज़्यादा परचेज करेंगे, ठीक है, सामान को। और अगर राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी होगा तो डिफ्लेशन होगा, क्योंकि जो लोग है वो परचेज ज़्यादा चीज़ें अपने नहीं कर पाएंगे। चीज़ें सस्ती होगी तो ज़्यादा परचेज करेंगे और चीज़ें महंगी हो जाएगी तो कम करेंगे, ठीक है। So economists have to seek the help of macroeconomists to control these changes in the value of money। तो जो इकोनॉमिस्ट होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू इन चेंजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देन पॉइंट है द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन इकोनॉमिक्स। तो देखिए बता रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जो हम होप करते हैं कि आने वाले टाइम में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, किस तरह से हमारा ग्रोथ करेगा, तो इन सब चीज़ों में भी कौन मदद करता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी मदद करती है। एक्सपेक्टेशन रेफर्स टू होप ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट इज गवर्न बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसके बारे में भी हम आने वाले चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज गवर्न बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि अगर आपने कितना पैसा लगाया और आने वाले टाइम में उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सो एन एंटरप्रेन्योर विल मेक इन्वेस्टमेंट ओनली इफ ही इज इन, क्या होगा, वो ऑप्टिमिस्टिक है तो ही वो क्या कर पाएगा, आगे पैसा लगा पाएगा। एट द सेम टाइम द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये चीज़ें जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगी आपकी, जो आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन हो गई, ये सब भी चीज़ें हम किसको ध्यान में रख के करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। देन 8th पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो जनरल थ्योरी में भी हेल्पफुल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टर्म एज जनरल थ्योरी ड्यू टू 3 रीजंस। अब बता रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं, और जनरल थ्योरी के क्यों, क्योंकि इट इज़ अ जनरल थ्योरी बिकॉज इट स्टडी ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको कि हम इसमें जनरल प्राइस लेवल के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसको जनरल थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एक साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा ये जो वर्ड्स हैं हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, या अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। इन सब के बारे में डिटेल्स में देखिए जो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं ना, ये सब हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देन लिखा है डिस्कस इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। ये भी हम चैप्टर पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन पीरियड के बारे में बताता है, डिफ्लेशन के बारे में बताता है। स्टडी द चेंजेस इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल आउटपुट एंड अदर एग्रीगेटिव वेरिएबल्स। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एक जनरल थ्योरी मान के चलते हैं क्योंकि हम इसमें होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, होल इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, इन्फ्लेशन पीरियड है तो कब तक है, पूरी इकोनॉमी का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल थ्योरी, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है, एज अ होल एप्लीकेबल है, सब पर ही एप्लीकेबल है। इसीलिए तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो क्या है, स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है कि हम क्यों पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।